Hey everyone, in this particular video we are going to discuss about the smart MCQ attempt in the exam hall strategy, right? So welcome to all aboard guys, my name is Pratik Taldar and let's discuss about the strategy. आपका एग्जाम आने वाला है. आई होप आपके रिविजन फुल ऑन पेस पे चल रहे होंगे और आई होप कि आप इस साल एक बढ़िया एग्जाम के अंदर क्लियर कर पाओगे, राइट? से भी ग्रेड ए ऑफिसर बन पाओगे. So many students are working so hard from the past 1-2 months, राइट? एंड हियर अब लास्ट का कुछ टाइम आ चुका है जब आपको बहुत ही पॉजिटिवली यहाँ पे चीज़ों को डील करना रहेगा, राइट? सो उसको कैसे हम अप्रोच कर सकते हैं इस एग्जाम को, उसके बारे में हम बात करने वाले हैं. ये आपका इन्फॉर्मेशन हैंड आउट है इस बार का. वी कैन सी देर आर 2 पेपर्स इन फेज 1, योर पेपर 1 एंड पेपर 2. तो मैं अब आपको बैठ के एग्जाम का पैटर्न बिल्कुल नहीं बताने वाला हूँ, आपको मुझसे ज़्यादा बेटर पता हो चुका है अब तो वो, राइट? बट वॉट आई वुड लाइक टू हाईलाइट हियर इज गाइज कि यहाँ पे आपके पेपर 1 के अंदर 80 क्वेश्चंस है. मैक्सिमम मार्क्स आर 100. इन पेपर 2 यू डू हैव 50 क्वेश्चंस, मैक्सिमम मार्क्स आर 100. सो अगर मैं यहाँ पे पेपर 1 की बात करूँ, इफ आई टॉक अबाउट पेपर 1, तो हर क्वेश्चन 100 मार्क्स डिवाइडेड बाई 80 क्वेश्चंस, एवरी क्वेश्चन इज ऑफ 1.25 मार्क्स, राइट? दिस इज अबाउट पेपर 1. इफ यू टॉक अबाउट पेपर 2, तो हर क्वेश्चन आपका 2 मार्कर है. 100 divided by 50 question, 2 marks. But the best part about paper 1 is there is no sectional cutoff in it. We can see कि कोई सेक्शन ही नहीं है. पेपर 1 is in itself a section. वहाँ पे आपको 30% मार्क्स कट ऑफ क्लियर करने के लिए स्कोर करने हैं, राइट? सो ऐसा नहीं कि आपको जीए में अलग लाने, इंग्लिश में अलग लाने, क्वांट में, रीजनिंग में अलग लाने, जैसा कि आरबीआई ग्रेड बी एग्जाम में होता है. ये क्राइटेरिया यहाँ पे नहीं है, ये सेक्शंस नहीं है, एज अ होल सारा जीए क्यूआरई मिला के एक ही आपका पेपर है, राइट? सो सबसे बढ़िया बात कि आपको यहाँ पे अलग से कोई स्ट्रॉन्ग जोन होने की रिक्वायरमेंट नहीं है कि आपको रीजनिंग भी आनी चाहिए, आपको क्वांट भी आनी चाहिए, आपको जीए भी आनी चाहिए, आपको इंग्लिश भी आनी चाहिए. जिसमें भी आपका बेस्ट, जो भी आपको बेस्ट सूट होता है, मैं कहूँगा जो भी आपका सुपर स्ट्रॉन्ग जोन है, उसके साथ आप जाइए, राइट? ऑल यू हैव टू डू इज यू हैव टू स्कोर 30% मार्क्स एज ऑफ नाउ इंडिविजुअली क्लियर करने के लिए, राइट? 100 में से 30% मीन्स 30 मार्क्स. तो अगर आपको 30 मार्क्स लाने हैं, अगर आपको 30 मार्क्स लेके आने हैं, राइट, और 1.25 का एक क्वेश्चन होता है, 1.25 मार्क्स का एक क्वेश्चन होता है, विच कम्स टू 24 क्वेश्चंस. सो आपको 24 MCQs यहाँ पे करेक्ट करने हैं. करेक्ट मतलब एकदम 100% एक्यूरेसी के साथ करेक्ट. सो मैं ऐसा नहीं बोलने वाला कि 24 एग्जैक्टली या 25, 26 अटेम्प्ट कर लो. आपसे जितने हो पाए आप अच्छे से यहाँ पे अटेम्प्ट करो. आपके पास 60 मिनट्स है, बट मेक श्योर जितने भी आप अटेम्प्ट करते हो इफेक्टिवली उसके अंदर से 24 MCQs आपके करेक्ट होने चाहिए, राइट? इससे सिर्फ आपका सेक्शनल कट ऑफ निकलने वाला है पेपर 1 का, राइट? पेपर 1 का. पेपर 2 की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे आपका 40% का कट ऑफ है. यू आर हैविंग 100 मार्क्स इन इट. सो 40 मार्क्स आपको स्कोर करने. हर क्वेश्चन आपका 2 मार्कर क्वेश्चन होता है, तो मैं कहूंगा यहाँ पे आपको 20 MCQs करने हैं फॉर क्लियरिंग दी इंडिविजुअल कट ऑफ, राइट? फॉर क्लियरिंग द इंडिविजुअल कट ऑफ. अच्छा आपको बता दूं यहाँ पे एग्रीगेट कट ऑफ का भी क्राइटेरिया है 40%. सो यहाँ पे मैं आपको एडवाइस करूंगा कि ऐसी स्ट्रैटेजी लेके मत चलो कि बेयर मिनिमम मुझे यहाँ पे करना है. एटलीस्ट ट्राई कि आप दोनों सब्जेक्ट्स की मिनिमम कट ऑफ भी क्लियर कर पाओ और हाई मार्जिन से क्लियर कर पाओ इन पेपर नंबर 2. इन पेपर नंबर 2 यू हैव टू मैक्सिमाइज योर स्कोर एज मच एज यू कैन. वाई? बिकॉज दिस इज द ओनली पेपर जिसका यहाँ पे कंपाउंडिंग इफेक्ट आने वाला है इन योर फेज 2 एग्जाम. फेज 2 में आपका पेपर 1 काम नहीं आने वाला है, फेज 2 के अंदर आपका पेपर 2 काम में आने वाला है, राइट? दिस इज द इंडिविजुअल क्राइटेरिया जो आपको यहाँ पे अचीव करना है. अच्छा अग्रीगेट के अंदर 40% क्राइटेरिया है, तो मैं मानता हूं कि आप दोनों के अंदर ही ट्राई करो कि आपको 40% तो मिनिमम आने ही चाहिए, और पेपर 2 के अंदर तो आपको कहीं ज़्यादा यहाँ पे आने चाहिए, नॉट जस्ट 40%, राइट? तो उसकी मैं स्ट्रैटेजी भी आपके साथ शेयर करने वाला हूँ. सबसे पहले तो अगर आप हर सब्जेक्ट के अंदर से, यहाँ पे आपके 4 सब्जेक्ट्स हैं 20 मार्क्स के, राइट? तो आप हर सब्जेक्ट के अंदर से एनीवेयर अराउंड 8 क्वेश्चंस भी टारगेट कर लेते हो कि 8 क्वेश्चन भी सही कर पाता हूँ. अब वो प्लस माइनस हो सकता है, मान लो आपके जनरल अवेयरनेस के अंदर ज़्यादा सही हो गए, राइट? किसी और सब्जेक्ट में कम सही हो गए. एवरी सब्जेक्ट में से 8 क्वेश्चंस भी अगर मैं पकड़ के चलूँ तो 32 क्वेश्चंस होते हैं और 1.25 का एक क्वेश्चन आपका बनता है यहाँ पे, तो 40 मार्क्स तो वही हो गए, राइट? और यहाँ पे 20 MCQs हो गए. अगर यहाँ पे आप 32 MCQs, यहाँ आप 20 MCQs सही करते हो
तो भी आपका यहाँ पे इजीली कवर हो जाएगा एग्रीगेट कट ऑफ भी। बट मैं चाहूँगा कि अगर आपको लग रहा है कि आपका पेपर 1 सॉर्टेड है, आप 30% कट ऑफ ला चुके हो ऑलरेडी, तो वहाँ एक्स्ट्रा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। नो डाउट वी हैव टू डू सम एडिशनल क्वेश्चंस एज वेल करेक्टली। वाई? क्योंकि अगर इन केस कुछ गलत निकलता है तो हमारा यहाँ पे एटलीस्ट कट ऑफ प्रोटेक्टेड रहे। बट आई वुड एडवाइज यू गाइस कि आपको यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा पेपर 2 पे फोकस करना चाहिए, क्योंकि फेज 1 तो आपका निकल जाएगा अगर आपका पेपर 1 और पेपर 2 ऑन एन एवरेज भी स्ट्रांग है, ठीक ठीक भी है आपका पेपर 2 पेपर 1, पर फेज 1 के अंदर काफ़ी डिफिकल्टी आएगी बिकॉज ऑफ पेपर 2। सो आप यहाँ पूरी तरह से पेपर 2 के ऊपर अच्छे से फोकस करो। आप पेपर 1 के अंदर बेसिक चीज़ें भी पढ़ के जाओगे, जैसे फॉर एग्जाम्पल आई फील कि आपने फाइनेंस करंट अफेयर्स तो अच्छे से करे ही होंगे, तो जनरल अवेयरनेस के अंदर आपको सबसे पहले अटेम्प्ट करना चाहिए। वाई? बिकॉज जनरल अवेयरनेस के अंदर क्या होता है ना, आता है तो आता है, नहीं आता है तो नहीं आता है। इफ़ यू नो दैट पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट और द आंसर, यू कैन डायरेक्टली टेक इट, वो भी कुछ सेकेंड्स के अंदर, राइट? सो आपका टाइम ज़्यादा कंज्यूम नहीं होने वाला है। सबसे पहले आप जनरल अवेयरनेस को प्रेफरेंस दो, उसके बाद आप इंग्लिश लैंग्वेज को प्रेफरेंस दे सकते हो, फिर आप रीजनिंग को प्रेफरेंस दे सकते हो और आप क्वांट को प्रेफरेंस दे सकते हो। अच्छा, जिन लोगों का क्वांट स्ट्रांग है तो पहले क्वांट को दे सकते हैं। बट जनरली मुझे लगता है कि जीए एक ऐसी चीज़ होती है जिसको आप सबसे जल्दी अटेम्प्ट कर सकते हो, राइट, और हाई एक्यूरेसी के साथ अटेम्प्ट कर सकते हो। सो पर्सनली मेरा जीए पर्सनल रहता है कि यार अगर मैं अटेम्प्ट कर रहा होता, मैं पेपर दे रहा होता, तो मैं डेफिनेटली जनरल अवेयरनेस के साथ स्टार्ट करता, राइट, फिर मैं इंग्लिश लैंग्वेज पे आता, फिर मैं रीजनिंग पे आता और मैं लास्ट में क्वांट को टच करता, राइट। पेपर 2 की अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले मैं अपने स्ट्रॉन्ग जोन को उठाता, तो फर्स्ट स्ट्रैटेजी क्या हुई, आप अपने स्ट्रॉन्ग जोन को टच कर लो और मैक्सिमम क्वेश्चंस अटेंड करने का ट्राई करो कि एटलीस्ट आपकी जो कट ऑफ है, राइट, 40% वाली, वो तो आपकी सिर्फ स्ट्रॉन्ग जोन से ही निकल जाए, राइट, स्ट्रॉन्ग जोन से ही निकल जाए। सो सबसे पहले आप पेपर 1 के अंदर अपना स्ट्रॉन्ग जोन उठाओ, वो सॉल्व करना चालू कर दो। कोई चीज़ नहीं आती है, कोई बात नहीं, एक बार के लिए छोड़ दो, डजेंट मैटर, एक बार के लिए उसको छोड़ दो। आप अपना स्ट्रॉन्ग जोन अच्छे से करो, इसके अंदर 30% लाने का सबसे पहले ट्राई करो, राइट। और मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप काफ़ी सारे टाइम से प्रिपरेशन कर रहे हो तो इसका पेपर 1 निकालना कोई बहुत बड़ा डिफिकल्ट काम नहीं है। एज़ कम्पेयर टू आरबीआई ग्रेड बी का लेवल जो है, इसका लेवल बहुत ही सिंपल होता है एज़ कम्पेयर टू आरबीआई ग्रेड बी का लेवल, राइट। सो पेपर 1 आपका सॉर्टेड होना चाहिए, मेरे को ऐसा लगता है। पेपर 2 के अंदर भी सेम रहेगा, आप सबसे पहले अपना स्ट्रॉन्ग जोन उठाओगे। अब किसी का मैनेजमेंट हो सकता है, किसी का कॉमर्स एंड अकाउंट्स हो सकता है, किसी का फाइनेंस हो सकता है। पर प्रॉब्लम क्या है ना, पेपर 2 के अंदर मिक्स्ड क्वेश्चंस होते हैं। उसके अंदर ऐसा नहीं होता कि पहले जीए कर लिया फिर इंग्लिश कर लिया, वैसे ही पहले अकाउंट्स कर लिया पहले कॉस्टिंग कर लिया, नहीं, उसमें द क्वेश्चंस विल बी इन अ मिक्स, राइट। सो आप अपने हिसाब से कंटिन्यू करो, उसके अंदर करते चले जाओ, जो जो आपको आ रहा है करते चले जाओ, जो जो आपको कंफ्यूजिंग लग रहा है ऐसा भी कि यार थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो रहा है, मार्केट फॉर रिव्यू पर्पस, राइट। अच्छा, ऐसा ट्राई करो कि पेपर 2 के अंदर आप कम से कम 55 to 60 स्कोर पर कर पा रहे हो, 65 स्कोर कर पा रहे हो। इससे क्या होने वाला है, अल्टीमेटली यहाँ आप क्लियर कर जाओगे, राइट। बट फेज 2 के अंदर जब एक्चुअली पेपर 2 की जरूरत पड़ेगी तो हमको उसका भी सोच के चलना है, क्योंकि द होल एम इज नॉट जस्ट टू क्लियर फेज 1 बट टू बिकम सेबी ग्रेड ए ऑफिसर, राइट। पर अगर किसी को फेज 1 एक बार के लिए निकालना है कि सर मेरी ज़्यादा पढ़ाई नहीं हुई है, मेरे को सिर्फ फेज 1 निकालना है, तो आप एक बैलेंस्ड अप्रोच रखो, मोर स्पेसिफिकली पेपर 2 के अंदर, क्योंकि जनरली पेपर 2 के अंदर ईजी क्वेश्चन ही आते हैं फेज 1 के अंदर, और इतना तो हम लोग पढ़ चुके हैं कि आप आराम से फेज 1 तो निकाल ही लोगे, राइट। तो सबसे पहले अपना कंफर्ट लेवल टच कर लो, जो भी आपका कंफर्ट जोन है उसको पकड़ के आप सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करके यहाँ पे कट ऑफ क्लियर करने की ट्राई करो, एटलीस्ट इन पेपर 1, राइट। उसके बाद अगर मैं बात करूँ, देखो एमसीक्यू अटेम्प्ट करने के लिए कि एग्जाम हॉल में कैसी स्ट्रैटेजी रहने वाली है, तो एग्जाम हॉल के अंदर आप बहुत ही काम होने चाहिए, राइट। आप वो हरी वाला जो एटीट्यूड होता है, जल्दी जल्दी ये भी कर लूँ वो भी कर लूँ, वो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। आई विल टेल यू व्हाई। द वेरी फर्स्ट थिंग इज एक्यूरेसी ओवर अग्रेशन। अग्रेशन की यहाँ नीड नहीं है। देखो एक बैलेंस्ड पेपर है, सही है, यहाँ पे आपकी हाई एक्यूरेसी विल गेट यू थ्रू दिस एग्जामिनेशन ईजिली। सो आपको क्या अटेम्प्ट करना है वो आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए, क्या अटेम्प्ट नहीं करना है वो भी आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। आप फर्स्ट शॉट वाले क्वेश्चंस को पहले करोगे जो आप फर्स्ट ही शॉट में सही कर दो, सही है। तो आप एक्यूरेसी को एम करोगे, ना कि अग्रेशन को और ना कि क्वांटिटी को कि मैं सब कुछ अटेम्प्ट कर लूँ, है ना। दूसरा, सेकेंड शॉट के अंदर एलिमिनेशन बेस्ड ऑप्शंस को आप मार्क कर सकते हो फॉर रिव्यू पर्पस, ठीक है। तो पहली अप्रोच ये रहने वाली है कि भाई जो आता है वो सबसे पहले कर लो, ठीक है। दूसरी अप्रोच ये रहने वाली है कि यार सर मैं अभी तक 40% वाले एग्रीगेट के आसपास नहीं आ पा रहा हूँ, राइट। सो सेकंड अप्रोच के अंदर आप क्या कर सकते हो, एलिमिनेशन बेस्ड अप्रोच पे जा सकते हो कि अच्छा एक पर्टिकुलर क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन है,
राइट। क्वेश्चन नंबर 1 है, उसके 5 ऑप्शंस है, उसके अंदर से 2 ऑप्शंस में एलिमिनेट कर पा रहा हूँ, ये 3 ऑप्शन में मुझे कंफ्यूजन है या ये 2 ऑप्शन में मुझे कंफ्यूजन है। ऐसे क्वेश्चंस आप अटेम्प्ट कर सकते हो। रीजन क्योंकि इसके अंदर आपकी प्रोबेबिलिटी काफी अच्छी होती है। आई टेल यू व्हाई। अगर एक क्वेश्चन के 5 ऑप्शंस है और एक ऑप्शन सही है, राइट, एक में से 5 में से एक ऑप्शन सही है, सो आई कैन से कि आपकी एनीवेयर अराउंड 20% प्रोबेबिलिटी है, 20% प्रोबेबिलिटी है। जैसे ही आप एक क्वेश्चन को एलिमिनेट करते हो, अब 4 ही क्वेश्चन है, अब 4 ही ऑप्शन है, तो उस 4 में से एक सही है, सो आपकी 25% प्रोबेबिलिटी हो गई। आप 2 ऑप्शंस को एलिमिनेट कर लेते हो, 3 में से एक सही है, राइट, अब आपकी 33% प्रोबेबिलिटी हो गई। 2 ऑप्शन में कंफ्यूज्ड हो तो आपकी 50% प्रोबेबिलिटी हो गई, राइट। सो एलिमिनेट करने से आपकी प्रोबेबिलिटी बढ़ती है, ये आपको पता होना चाहिए। सो फर्स्ट शॉट वाले डेफिनेटली हम करेंगे। सेकंड शॉट वाले भी आपको काफ़ी सारे क्वेश्चंस करने चाहिए अगर आपका कैलकुलेशन बहुत अच्छा है, अगर आप कैलकुलेटेड गेस मारते हो और वो सही निकलता है, राइट। फॉर एग्जाम्पल आपने मॉक टेस्ट में भी ऑब्जर्व किया होगा कि सर मैंने 5 मॉक टेस्ट दिए हैं, उसके अंदर जहाँ जहाँ भी मैं मेरी कैलकुलेशन के हिसाब से गेस करता हूँ एलिमिनेट कर करके ऑप्शंस को, वो जनरली सही निकलता है। आपको एग्जाम में भी ये वाली अप्रोच यूज़ करनी चाहिए। जो थर्ड अप्रोच होती है ये बहुत रिस्की अप्रोच होती है, जिसको हम बोलते हैं हाई रिस्क क्वेश्चंस वाली अटेम्प्ट करने की एफर्ट, राइट। नाउ दिस इज कंप्लीटली ऑप्शनल। मैं कहूँगा इसको रहने ही दो, एग्जैक्टली फॉर द पर्पस ऑफ फेज 1 एग्जामिनेशन इसको आप नहीं यूज़ करो तो बढ़िया है। वाई? बिकॉज ये फेज 2 के अंदर आपको हेल्प कर सकती है, फेज 1 के अंदर ये ज़्यादा आपको हेल्प नहीं करेगी। फेज 1 के अंदर आपको कट ऑफ क्लियर करना है, बट फेज 2 के अंदर आपको कट ऑफ तो क्लियर करना ही है, एट द सेम टाइम आपको compete करना है सबसे फॉर द इंटरव्यू में जाने के लिए। सो वहाँ पे इसके बारे में हम अलग से बात कर सकते हैं, बट एज ऑफ नाउ आई फील कि आप फर्स्ट शॉट वाली अप्रोच पे जाओ, सेकेंड शॉट वाली अप्रोच पे तब जाना जब आप ऑप्शंस को एलिमिनेट कर पा रहे हो, राइट। तब आप ऑप्शन को एलिमिनेट कर पा रहे हो तो दिस विल डेफिनेटली ब्राइटन योर चांसेस ऑफ सिलेक्शन, ओके। अच्छा, एग्जाम हॉल के अंदर पैनिक करने की नीड नहीं है। कभी कभी क्वेश्चन लेंदी आ जाता है, कभी कभी कंफ्यूजिंग आ जाता है, ऑप्शंस बहुत कंफ्यूजिंग हो जाते हैं, कभी कभी लगता है सर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर तो बहुत सिंपल था, ये जो आया है ये तो बहुत डबल डिफिकल्टी का है। दैट इज टोटली फाइन। एंड रेगुलेटरी बॉडी जितने भी एग्जाम्स होते हैं, आरबीआई हो गया, सेबी हो गया, वो इसी तरह की डिज़ाइन में होते हैं ताकि आप अपने कंफर्ट लेवल से दूर आ पाके देखना चाहते हैं। वो स्ट्रेस टेस्ट हम बोलते हैं ना, स्ट्रेस टेस्ट, आरबीआई भी स्ट्रेस टेस्ट करते हैं, सेबी भी स्ट्रेस टेस्ट करते हैं कि भाई स्ट्रेस में तुम कैसा परफॉर्म कर सकते हो। तो रेगुलेटरी बॉडी एग्जाम आपका स्ट्रेस टेस्ट ज़रूर करने वाले हैं। क्वेश्चन लेंदी हो सकते हैं, डिफ़िकल्ट हो सकते हैं, ऑप्शंस कॉम्प्लेक्स हो सकते हैं, बट आपको बहुत ज़्यादा यहाँ पैनिक करने की नीड नहीं है। जो आपने पढ़ा है डेफिनेटली वो आपको काम में आने वाला है एग्जाम में। तो आपको यहाँ पे बहुत ही कामली चीज़ों को हैंडल करना है रादर देन उनके ऊपर देख के पैनिक करना, राइट। क्वेश्चंस को, बड़े क्वेश्चंस को, या फिर कंफ्यूजिंग ऑप्शंस, क्वेश्चंस बड़े आने नहीं है, राइट। कंफ्यूजिंग ऑप्शंस ज़रूर आ सकते हैं, जैसे पीएफआरडीए में भी आए थे। तो डोंट बी इन अ रश, क्योंकि क्या होता है ना, मैंने काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को देखा है जो मॉक टेस्ट में, क्लासेस में बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं, पर एट दी एंड जब वो एग्ज़ाम हॉल के अंदर बैठते हैं तो उनको पता नहीं क्या हो जाता है, उनको बहुत ही एक वो पैनिक वाला एटीट्यूड हो गया या फिर रश वाले मोड में आ जाते हैं वो। तो कभी कभी ऑप्शंस को गलत पढ़ लेते हैं, 1,20,000 का 2 लाख, 2 लाख का 1,20,000, काफ़ी सारी गलतियाँ मैंने देखी है, ऐसा होता है, राइट। सो दीज काइंड ऑफ ट्रैप्स आर देयर जिनसे आपको बचना है, राइट, जिनसे आपको बचना है। तो ये सिली मिस्टेक्स वाला जो एरिया है, अगर इसको आप फिक्स कर लेते हो, आप काफ़ी टाइम से रेगुलेटरी बॉडी के लिए अगर प्रिपेयर कर रहे हो, आपसे सिली मिस्टेक्स जो आपकी हैं, क्योंकि प्रिपरेशन आपकी सॉर्टेड है, अगर आपने सिली मिस्टेक्स को भी थोड़ा सा यहाँ मैनेज कर लिया तो आप इजीली ज़्यादा स्कोर कर सकते हो एग्जामिनेशन के अंदर, राइट। सो पूरा टाइम लो जितना आपको अलॉटेड है और अच्छे से वहाँ पे एक्यूरेसी के साथ काम करो। सिर्फ स्पीड के साथ काम करने से काम नहीं चलेगा, आपका एक्यूरेसी प्लस स्पीड दोनों होना चाहिए, राइट। डिवाइड द पेपर मेंटली इनटू 3 बकेट्स। तो देखो 3 तरीके के बकेट्स बन सकते हैं। सबसे पहला शॉर्ट क्वेश्चन, ये आपको डेफिनेटली बहुत ही ज़बरदस्त एज देने वाले हैं। एलिमिनेट ऑप्शंस करने वाला, डेफिनेटली ये भी आपके काम आने वाला है। और हाई रिस्क क्वेश्चंस मैं आपको कहूँगा फेज 1 के अंदर अवॉइड करना, क्योंकि यहाँ पे आपको इनकी नीड नहीं है, यहाँ पे आपको इनकी नीड नहीं है। यहाँ जो कंपटीशन है आपको ऑलरेडी पता है कि आपको कितनी कट ऑफ लाके क्लियर करना है, राइट। दिस इज नॉट फेज 2, दिस इज फेज 1। ऑलरेडी आपकी कट ऑफ डिसाइडेड है। अगर आप उस लाइन को क्रॉस कर देते हो तो देन यू आर सॉर्टेड। उसके बाद बचे हुए दिनों के अंदर आप मेहनत करके बहुत अच्छे से आपके फेज 2 के लिए प्रिपेयर कर सकते हो। पर अभी मैं कहूँगा कि आप अपने कंफर्ट जोन पे बहुत ज़्यादा फोकस करना है एग्जाम के अंदर, और ज़्यादा से ज़्यादा ट्राई करना कि आप उसके अंदर से क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर पाओ, राइट।
तो इसी ऑर्डर के अंदर आप अटेम्प्ट कीजिएगा क्वेश्चन को, और हाई रिस्क वाले क्वेश्चंस को अवॉइड करना, क्योंकि अल्टीमेटली क्या होता है, वो आपको मार्क्स तो दे नहीं रहा, पर जो आपका सही है उसके मार्क्स भी कम कर रहा है, राइट। सो यहाँ पे आपको ये वाला एरिया अवॉइड करना है। सो एलिमिनेशन का मैंने आपको बता ही दिया, जैसे जैसे आप एलिमिनेशन करोगे ऑप्शंस का, आपकी प्रोबेबिलिटी बढ़ती चली जाएगी करेक्ट आंसर के पास जाने के लिए, राइट। और रैंडम आंसर्स करने से बचना, रैंडम आंसर्स करने से यहाँ पर डेफिनेटली बचना प्रेशर के अंदर, ये एक बहुत बड़ी मिस्टेक हो सकती है। कितनी बार हम रैंडमली आंसर चेंज कर देते हैं कि पहले ऑप्शन ए लग रहा है, फिर थोड़ी देर के बाद नहीं ऑप्शन सी सही था। अच्छा, अगर आप कुछ चेंज कर रहे हो, अगर आपको आपकी कॉन्सेप्चुअल एरर पता चल गई है कि यार मैंने क्वेश्चन मिसरीड कर लिया, या फिर कोई डाउट के अंदर आपने ए मार्क कर दिया था, अब आपको पता चल चुका है कि वो आपकी गलती थी, तो आप स्विच करो, बाकी आप ऑप्शन स्विच मत करो। जनरली ऐसा देखा गया है कि बिना लॉजिक के जब आप ऑप्शन स्विच करते हो तो हाई चांस है कि वो गलत होता है। अनटिल एंड अनलेस आपको पता चल गया है कि ये कॉन्सेप्चुअल एरर है, तब तक आप स्किप मत करो, ओके। अच्छा, हाई रिस्क वेट एरियाज अगर आपको देखने तो आई हैव ऑलरेडी पोस्टेड अ वीडियो रिलेटेड टू दैट। प्लस अगर मैं फाइनेंस करंट अफेयर्स की बात करूं तो हाईली रिकमेंडेड है कि आप 3 महीने, पिछले 3 से 4 महीने का कंपाइलेशन सीरीज भी एक बार देख लेते हो एंड में, तो भी आपको काफ़ी हेल्प मिलने वाली है, उससे आपका काफ़ी कुछ यहाँ पे कवर हो जाएगा, राइट। और जिन लोगों को एक क्विक रिविजन करना है लास्ट में, वैसे मैं सजेस्ट नहीं करता कि आप बिल्कुल एंड डेट पे रिवाइज करो, काफ़ी सारे लोग ऑलरेडी इनको देख चुके हैं, आप पेड क्लासेस ले चुके हैं, पर अगर आपको फिर भी क्विक रिविजन करना है तो डेफिनेटली आप इन वीडियोस को देख के क्विक रिविजन भी यहाँ पे फटाफट से कर सकते हो, कंपनीज एक्ट, कॉस्टिंग, कॉमर्स एंड अकाउंटेंसी का। सो सीक्वेंस की अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले आप यहाँ जनरल अवेयरनेस को, इंग्लिश को प्रायोरिटी दे सकते हो। उसके बाद अगर आप एक कॉमर्स बैकग्राउंड से बिलोंग करते हो, आपका कॉमर्स एंड अकाउंटेंसी, कॉस्टिंग ऑलरेडी सॉर्टेड है, तो फिर मैं आपको कहूँगा कि आप अकाउंट्स, कॉस्टिंग, फाइनेंस इनके साथ जा सकते हो, आपको यहाँ पे डिफिकल्टी नहीं होगी। कोई क्वेश्चन ऐसा है जिसके अंदर बहुत सारे कन्फ्यूजिंग ऑप्शंस हैं, या आपको लग रहा है क्वेश्चन गलत है, रिव्यू मार्क करके एक बार के लिए उसको साइड में कर दो। कोई न्यूमेरिकल जो आपको समझ में नहीं आ रहा है, रिव्यू मार्क करके एक बार उसको साइड में कर दो। इन सब चीज़ों को हम बाद में देख सकते हैं। द फर्स्ट थिंग इज ऑलवेज प्ले ऑन योर स्ट्रॉन्ग जोन एटलीस्ट इन फेज 1 एग्जामिनेशन, राइट। और मान लो कोई नॉन कॉमर्स स्टूडेंट है तो आप सबसे पहले आपका मैनेजमेंट पिक कर सकते हो, आप फाइनेंस पिक कर सकते हो, कंपनीज एक्ट पिक कर सकते हो, इकोनॉमिक्स पिक कर सकते हो। यहाँ पे आपको काफ़ी सारा थ्योरी मिलेगा जो आपने बहुत बार पढ़ रखा होगा, और डायरेक्ट क्वेश्चंस भी आपको डेफिनेटली मिलेंगे एटलीस्ट फॉर योर फेज 1, राइट। पेपर बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं आना चाहिए हम लोगों के एनालिसिस के हिसाब से। जनरली ऐसा देखा गया है कि फेज 1 का पेपर डायरेक्ट होता है, राइट। सो आपको यहाँ पे पैनिक करने की नीड बिल्कुल नहीं है। पैनिक से मैं बता रहा हूँ आपके कुछ मार्क्स और कम हो जाते हैं, भले आपकी प्रिपरेशन सुपर स्ट्रांग है। एक स्टूडेंट है जिसकी प्रिपरेशन सुपर स्ट्रांग है बट वो पैनिक कर रहा है, उसको क्वेश्चन सिलेक्शन सही से नहीं आ रहा। और एक दूसरा स्टूडेंट है जो काफ़ी कॉन्फिडेंट है पर उसकी प्रिपरेशन एवरेज हुई है, वो दूसरे वाले स्टूडेंट के निकलने के चांसेस ज़्यादा हाई हो जाते हैं, क्योंकि उसका कॉन्फिडेंस लेवल एग्जाम में उसको बहुत हेल्प करता है इन सेलेक्टिंग द राइट ऑप्शन। लाइफ इज ऑल अबाउट कॉन्फिडेंस, एग्जाम्स आर ऑल्सो ऑल अबाउट कॉन्फिडेंस। अगर आपकी प्रिपरेशन ठीक ठाक से भी हुई है तो भी यहाँ आपको पूरे कॉन्फिडेंस के साथ जाना है, पैनिक नहीं करना। एट द एंड ऑफ द डे पैनिक नहीं करना है, सही है। और हम ऐसी कितनी भी स्ट्रैटेजीज लेके चले जाएं कि इतने क्वेश्चन इसमें से अटेम्प्ट कर लो, एग्जाम के अंदर सब कुछ चेंज हो जाता है। मैं आपको बताना चाहूँगा, मैं आपको बता सकता था कि आप यहाँ पे इतने क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लो, इसमें इतने क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लो, पर क्या पता आपका पेपर 2 वहाँ पे, मान लो मैं अगर आपको कहूँ कि पेपर 2 में से XYZ क्वेश्चंस अटेंड कर लो और पेपर 2 डिफिकल्ट आ जाए या सिंपल आ जाए, तो डेफिनेटली वो क्वेश्चंस पूरे चेंज हो जाएंगे, नंबरिंग पूरी चेंज हो जाएगी। मान लो आपका क्वांट डिफिकल्ट आ जाए या पेपर 1 ही पूरा डिफिकल्ट आ जाए, तो ऐसे केस के अंदर आपको बस स्ट्रेच करके अपनी कट ऑफ के पास जाना है, और जो भी पेपर ईजी है उसके अंदर से आपको हाई स्कोर करना है। मैं आपको यहाँ पे कहूँगा एटलीस्ट आप ट्राई करो कि पेपर 2 की प्रिपरेशन आपकी मॉडरेट लेवल से तो ऊपर ही हो, राइट। क्योंकि काफ़ी सारे स्टूडेंट्स होते हैं जो फेज़ 1 तो क्लियर कर जाते हैं, फिर फेज़ 2 में उनको बहुत डिफिकल्टी आती है इस वजह से। सो मैं इसीलिए बोलता हूँ कि प्रिपरेशन ऑफ योर सेबी विल ऑलवेज गो हैंड इन हैंड बोथ विथ फेज़ 1 एंड फेज़ 2, दोनों एक साथ चलती है, अकेली नहीं चलती है, सही है। जब सिलेबस ही सेम है तो फिर प्रिपरेशन अलग अलग कैसे चल सकती है, राइट। सो यहाँ पे मैं आपको कहूँगा कि बहुत बढ़िया से आप अपना लास्ट का टाइम यूटिलाइज करो, जितने भी दिन बचे हैं आपके आखिरी के कुछ, उसको आप बहुत अच्छे से क्विक रिविजन में दो। बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, एक ही चैप्टर को लेके बैठे हुए हैं दिन भर, ऐसा बिल्कुल मत करना। फटाफट से रिवीजन करो, जो चीज़ नहीं आ रही है साइड में करो उसको एक बार के लिए, उसमें से इजी वाला पोर्शन पढ़ लिया, थोड़े बहुत MCQs पढ़ लिए PYQ के इस चैप्टर के अंदर से, और जो मैंने आपको क्लास में प्रैक्टिस करवाए वो वाले कर लिए, उससे भी आपका काफ़ी सारा यहाँ पे काम हो जाएगा, राइट। सो बेस्ट विशेस गाइज फॉर योर एग्जामिनेशन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। मिलते हैं किसी और वीडियो में, और एग्जाम के बाद ज़रूर एक बार कनेक्ट करना
और मुझे बताना कि आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा सेबी ग्रेड ए का पेपर का, राइट? सो थैंक यू सो मच गाइस, बाय बाय, टेक केयर, सी यू सून इन सम अदर वीडियो, बेस्ट विशेस फॉर द एग्जामिनेशन.